आज की आवाज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस समय हमारी आज की आवाज़ में जो दो अतिथि हमारे साथ हैं, उनमें एडवोकेट डॉक्टर रमेश शंभरकर, पैंथर के आंदोलन से लेकर तो जितना भी वो आंदोलन जो अनुसूचित जाति जनजाति या फिर वो कहे कि जो हाशिए का समुदाय है, इस हाशिए के समुदाय के हक और अधिकारों के लिए जिनका अपना एक बड़ा योगदान जाता रहा है, वे एडवोकेट डॉक्टर रमेश शंभरकर इस समय हमारे साथ है। और दूसरी हमारे जो अतिथि हैं एडवोकेट संजय पाटिल, एट्रोसिटी से संबंधित जितना भी काम होता है उसे स्वयं स्फूर्ति से उसे न्याय की कक्षा तक ले जाना और उसे न्याय की परिधि में शामिल करना, ये उनका अपना एक जिम्मेदारी के रूप पर उन्होंने स्वीकारा है। और ये दोनों अतिथियों के साथ आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। विषय आज का है कि एट्रोसिटी एक्ट पर बहस क्यों। कार्यक्रम में शंभरकर साहब और पाटिल साहब, आपका दोनों का स्वागत है। दो एडवोकेट्स को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये दोनों एडवोकेट जो मिलकर काम करते हैं, दोनों एडवोकेट एट्रोसिटी और उसकी समझ और जो सामाजिक आंदोलन है, इनमें आपका जो फिटिंग है, इसका एक बड़ा अनुभव है। लेकिन इस समय हम लोग इस चर्चा को जो लेना चाह रहे हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि इस समय हम लोग अपने पूरे देश में जो एक बात विशेष रूप से देख रहे हैं, और ये बात जो अभी का जो कोपर्डी का जो आंदोलन हुआ या फिर कोपर्डी की जो घटना हुई, उस घटना के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उस गैंग रेप के खिलाफ, उसमें दो चीज़ें एक साथ जुड़ी। एक तो मराठा आरक्षण की बात और दूसरे एट्रोसिटी एक्ट को रद्द कराने की या फिर उसमें बदलाव करने की या उसमें सुधार करने की बात। हम आपके साथ ये बात जानना चाह रहे हैं कि जब 1989 से इस कानून को लागू किया गया, क्या इसकी सोच थी, क्या मंशा थी? मैं शुरू कर रहा हूँ एडवोकेट संजय पाटिल साहब के साथ। पहली बात ऐसी है कि कोई भी कानून एक्ट जी, तो एक्ट के अंदर में पहले उसका प्रियम्बल होता है। जी, अगर एट्रोसिटी एक्ट का आप अगर प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको एट्रोसिटी एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका एकदम जो स्वरूप है वो क्लियर हो जाएगा। जैसा मेरे पास में कुछ नोट से मैं नोटिंग करके लाया हूँ। जी, जी, तो मैं आपके सामने पढ़ के दिखाना चाहूँगा। जी, जी, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन seeks to abolish untouchability and to forbid all such practice. It is basically statement of principle. यानी भारत में जो अस्पृश्यता थी, उस अस्पृश्यता का अंत करने का हम लोगों ने, जब संविधान को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, लागू किया, उसी दिन भारत के समस्त नागरिकों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जी, समस्त नागरिकों ने आर्टिकल 17 में भारत के संविधान के मूलभूत अधिकार के, हम सब लोग मिलकर अस्पृश्यता को नष्ट करेंगे, ऐसा एक सपना देखा था। और जो भी सरकारें रही है, उन लोगों ने उस अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए कोई काम नहीं किया। तो सरकार को ऐसी ध्यान में आया और सरकार ने फिर उसमें कहा, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एससी एंड एसटीज, दे रिमेन वल्नरेबल। यानी हम लोगों ने इतना करने के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि आज भी एससी एसटी लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ये जानकर हम लोगों ने कहा, टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज against the member of scheduled caste and scheduled tribe, to provide for special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offence and for matters connected therewith or incidental thereto. सीधा सीधा कहा गया है कि संविधान लागू हुआ 1950 में और 89 में, यानी कितने साल हो गए, 39 साल के बाद में सरकार को पता चला, अरे भाई हम तो इनके ऊपर में जो अत्याचार होते हैं वो तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं पा रहे हैं। और भारत के दंड संहिता के अंदर में इसके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो इंडियन पिनल कोड इस एट्रोसिटी को रोकने के लिए जो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो रोकने के लिए इस एससी और एट्रोसिटी एक्ट को बनाया गया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये एक्ट जब आया, एडवोकेट शंभरकर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। आपका तो फील्ड में काम रहा है, पैंथर के आंदोलन से लेकर और एडवोकेसी में भी, और आपने कई घटनाओं का फैक्ट फाइंडिंग किया है जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ हुए। मुझे बताइए कि 1989 के बाद में ये कानून आने के बाद और आने से पहले भी, जैसे कि आपका लगभग 71-72 से इस आंदोलन से, 75 के बाद से आप इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनी इस एक्ट के आने से पहले, एक्ट के आने के बाद क्या स्थिति रही इसकी?
1950 में जब हमने संविधान स्वीकार किया अपने सबके लिए, जी जी और अभी वकील साहब ने जो कहा है कि आर्टिकल 17 में जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अछूतता का जो निर्मूलन करने की जो एक प्रावधान संविधान में किया गया, जी जी तो 1950 के बाद 1955 में एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना। और ये जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट था, कानून था, ये कानून उसी उद्देश्य से बनाया गया कि आर्टिकल 17 जो है मूलभूत अधिकार, यह तो एक मूलभूत अधिकार है, लेकिन यह मूलभूत अधिकार तब तक सफल नहीं होता जब तक उस अधिकार के लिए, अधिकार को अमल में लाने के लिए कोई कानून बनाया जाए। जी जी तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में बना। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में भी जिस तरह आज इस अत्याचार विरोधी कानून में जो कुछ प्रावधान है, ऐसे नहीं, पर कुछ प्रावधान उस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में थे। और उस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के कुछ सेल भी बने थे, कक्ष, सिविल राइट कक्ष थे उस समय नागपुर में भी, और सभी जगह पुलिस के थे महाराष्ट्र। पर देखने में यह आया कि कानून उतना कारगर नहीं था, और कानून को अमल में लाने वाली जो कुछ भी एक यंत्रणा थी, मैकेनिज्म था, ये भी कारगर नहीं था। जी जी और ये कारगर न होने से बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे, उन पर उसी तरह से अन्याय और अत्याचार हो ही रहे थे, उसका कानून में कोई इलाज ही नहीं था। 1972 के बाद महाराष्ट्र में जो दलित पैंथर के नाम से एक बड़ा आंदोलन आया, और इस आंदोलन ने इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत ऐलान था वो। जी जी उससे एक बहुत पूरे भारत में एक जनमत तैयार हुआ, जनमानस तैयार हुआ। और उसी जनमानस का और उस प्रभाव का एक नतीजा ये था कि 1989 में जब जनता दल की सरकार आई, वीपी सिंह सरकार, तो उन्होंने 1989 में एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐसे एक्ट बनाया। जी जी और इस एक्ट को काफ़ी मजबूती से बनाया गया उस समय। कानून तो वैसे कोई भी हर समय पूरा नहीं लेकिन होता। आपके अनुभव में कैसा रहा, क्योंकि आप तो ये सारे एट्रोसिटी से जुड़े रहे। हमारा अनुभव ये रहा कि एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनने के बाद जो अन्याय करने वाले थे, जो अत्याचार करने वाले थे, उसमें कानून व्यवस्था संभालने वाली जो पुलिस यंत्रणा है और प्रशासन के जो लोग हैं, उन लोगों पर इस कानून का काफ़ी दबाव बढ़ा और असर हुआ। शुरुआत में लोगों को ये पता नहीं था, कार्यकर्ता को भी पता नहीं था कि इस तरह से कोई कानून है। हम जब काम करते थे तो पुलिस वालों को खुद पता नहीं था कि इस तरह से कोई कानून होता है कि भाई किसी विशेष जाति के लिए कुछ सुरक्षा के लिए कुछ कानून हो। उसके बाद में लोगों में एक अवेयरनेस आया, जागृति आई, और इस कानून की मदद से अत्याचारों के खिलाफ, अत्याचार तो बंद नहीं हुए, लेकिन अत्याचारों के खिलाफ हमें न्याय मिल सकता है, ये विश्वास लोगों में आया। और अलग अलग प्रकार के जो संगठन थे। आपकी जानकारी में ऐसी घटनाएं रही? हमारी जानकारी में तो काफ़ी घटनाएं रही जिसमें वो न्याय की प्रक्रिया में शामिल हुई। न्याय की प्रक्रिया में शामिल हुई। उस समय दलित पैंथर के माध्यम से जो भी मतलब एट्रोसिटी के तो हमने काफ़ी काम दलित पैंथर के माध्यम से किए, लेकिन उसमें कानून काम तो हुआ, संगठन ने काम किया, पुलिस वालों ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने के बाद में गुना अपराध दाखिल हुआ है, कोर्ट में भी केसेस गई चली। लेकिन उसमें फिर एक ऐसी यंत्रणा होती है जो तपास करने वाली यंत्रणा होती है, खोजी यंत्रणा जिसको पुलिस वाली, उसमें बयान और ये और फिर राजनीतिक दबाव और ये सारी बातें एक असर करती है अपना। और ये सारा असर इस एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी गुनाह दाखिल हुआ है अत्याचार का, जब वो कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाता है, तो उसका असर कुछ अलग होता है कि बाद में यह दिखता है कि सारा ये जो मामला था, ये जो घटना थी, ये तो असली थी, अत्याचार भी हुआ महिलाओं पर, अन्याय भी हुए। लेकिन ये न्याय की प्रक्रिया में शामिल हुआ कि नहीं? न्याय की प्रक्रिया में शामिल हुए, कम केसेस शामिल हुए। को न्याय मिला? नहीं, न्याय नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है कि एट्रोसिटी के जितने भी ऐसे मामले कोर्ट में दाखिल हुए,
एडवोकेट साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। हमारे तीसरे जो अतिथि हमारे पैनलिस्ट हैं, संजय जीवने साहब इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं। हम उनको भी इस चर्चा के साथ जोड़ देते हैं। एट्रोसिटी एक्ट पर बहस क्यों, इस विषय पर इस समय हमने आज की आवाज़ में आपको जोड़े रखा है। और अभी अभी हमारे साथ हमारे तीसरे अतिथि प्रसिद्ध नाटककार संजय जीवने साहब हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सिर्फ नाटककार इतना उनका परिचय नहीं जाता है। एट्रोसिटीज़ और उसे ये सारे अन्याय अत्याचारों को न्याय की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप में भी एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता कलाकार के रूप में उन्होंने अपने नाटकों से, अपने नुक्कड़ नाटकों से इन समस्याओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों के समक्ष रखा है और प्रशासन के भी समक्ष रखा है, व्यवस्था के समक्ष रखा है। एक बड़ा अनुभव भी उनके पास है कि पिछले लगभग 35-40 सालों का अनुभव है कि अन्याय अत्याचारों की परिधि कैसा है, उसके परिप्रेक्ष्य में किन किन चीज़ों को देखना होता है, उसका फैक्ट फाइंडिंग्स कैसा है। और 1989 में ये कानून आने के बाद इन अत्याचारों की घटनाओं को कानूनी तौर पर न्याय की प्रक्रिया में शामिल कराने में कितनी दिक्कतें आती है, इस पर भी उनका एक बड़ा अनुभव रहा है। जीवने साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। अभी इस चर्चा में हमने ये देखा, एडवोकेट संजय पाटिल और एडवोकेट शंबरकर दोनों इस बात पर आ रहे हैं कि इस कानून की ज़रूरत वास्तव में छुआछूत को ख़त्म करने के लिए एक मतलब संविधान का जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो हो नहीं रहा था। इसके लिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी और ये 1989 में हम सबके बीच आया। एडवोकेट शंबरकर साहब का जो एक उनका ज़मीनी अनुभव रहा कि इसमें लड़ाई तो बहुत रही, संघर्ष तो बहुत रहा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया में शामिल करते तक इस कानून के दायरे में भी उसे जोड़ा गया, लेकिन वो न्याय की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। हम वर्तमान में जो देखते हैं, अभी 10 साल से आप खैरलाल जी के उस पूरी घटना को आप पूरा देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। एडवोकेट संजय पाटिल साहब है जो हर बार इस पेशी से जुड़े रहे हैं। चर्चा का दायरा ये है कि इस समय कोपरडी की जो घटना हुई, उसके बाद दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक बात तो ये आई कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और दूसरी बात ये आई कि एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होना चाहिए। एक दूसरी बात भी इसके साथ जोड़ी गई कि भाई ये बदलाव इसलिए होना चाहिए या फिर इसे रद्द ही कर देना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। आप बताइए, आपके पास 35-40 साल का ये अनुभव है आपके पास, क्या इस कानून का 1989 के बाद कोई दुरुपयोग हुआ है या इससे पहले भी क्या ऐसी कोई स्थिति बनी है? एक दो बातें हम लोग को समझ लेनी चाहिए जी। एक तो जो मांगे अभी हाल फिलहाल में उठाई जा रही है जी, वो मांगे बेबुनियाद और असंवैधानिक है। हम थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग देखेंगे। जी जी। जब देश का संविधान बना तो बाबा साहब ने अत्याचारित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लिए, अछूतों के लिए और तमाम शोषित लोगों के लिए जो हाशिए पर है, उनके लिए इस देश में समता का न्याय हो, उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए, इसलिए कानून में वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते थे, उन चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला और 1949 में हम लोग ने उस संविधान को खुद ही अंगीकृत कर दिया, और सबके लिए। जब देखा गया कि फिर भी वो जो समाज है उसको अभी तक, जबकि आखिरी संविधान सभा के भाषण में बाबा साहब ने कह दिया कि हम सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वो नहीं ला पाए, हम विषमता का जीवन जी रहे हैं, तो आने वाले समय में जो ये शोषित वर्ग है जो इन पीड़ाओं से गुजर रहा है, वो इस लोकशाही की इमारत को या संविधान को ध्वस्त कर देगा। ऐसा उन्होंने संविधान सौंपते समय जो आखिरी उनका अंतिम भाषण था वहाँ कह दिया। और बाद में जब इसकी खामी ज़्यादा महसूस होने लगी, तब 17 आर्टिकल जो था ऑलरेडी हमारे पास में, तो जो ये बाबा साहब जो चाहते थे कि जाति का पूरी ढंग से निर्मूलन हो जाए, अगर इसका कोई पालन करता है तो उस पर वो अपराध होता है, वो दंडित भी होगा, ये कानून 17 आर्टिकल कहता है। लेकिन बावजूद इसके वो बढ़ते ही जा रहा है। तो एक कानून
नागरिक सुरक्षा अधिकार जो कानून है 1955 का, ठीक है, उस कानून की तरफ हम लोग ने गौर करना चाहिए। वो कानून बना नागरिक सुरक्षा अधिकार कानून, उसमें जो तमाम जो लोग आज जो बोल रहे हैं कि हम पर अन्याय हो रहा है, मागास वर्गीय बोल रहे हैं हम पर अन्याय हो रहा है, मराठा बोल रहे हैं और बाकी भी बोल रहे हैं कि इनको भी सम्मिलित किया जाए, वो भी बदलाव लाया जाए, ये सभी शोषित वर्गों के लिए, जो भी आखिरी आदमी है और हर वर्ग का, हर जाति का आदमी जिस पर अगर कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर उसका कोई दमन शोषण होता है तो उसके लिए ये कानून है, उसके अधिकारों का, हक का लड़ाई लड़ने के लिए कानून है। उस कानून पर हम लोग ने फोकस करना चाहिए, चूंकि वो कानून आज भी है। उस कानून पर हम लोग ने फोकस करना चाहिए, चूंकि वो कानून आज भी है। और जब ये कानून था उसके बावजूद भी बहुत तीव्रता से पर्टिकुलर एक समाज को, जो बाबा साहब के 56 की दीक्षा की वजह से एक चेतना लेके आगे बढ़ रहा था, अपना खुद का उस वो विकास की तरफ वो बढ़ रहा था, वो समाज जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ में जागरूक हो रहा था, जो किसी भी वर्ग और किसी भी अंतिम शोषित आदमी के लिए अगर कोई भी दबा कुचला आदमी हो, जो अन्यायग्रस्त हो, शोषित हो, उसके लिए आवाज उठाता था, ऐसा एक जागृति इस समाज में आ गई थी बाबा साहब के सांस्कृतिक आंदोलन की वजह से। तो वो ये आवाज उठा रहा था और उस बीच मंडल आएगा वीपी सिंह के समय में, और एक ओबीसी वर्ग में भी एक चेतना बढ़ी कि उसको उसके अधिकार हक की बात वो अपनी करने लगा। तो ये चेतना को दबाने के लिए, और ये चेतना बढ़ती गई, वो तो कहीं दबती नहीं, एक बार वो चेतना आ गई तो उस समय में जो ये सारा सवर्ण वर्ग, उनमें से जो मराठा वर्ग है, जी जी, हमारे बंधु है और बाकी जो लोग हैं, ये जो आज डिमांड उठा रहे हैं, तब वो उसके खिलाफ में थे, उस आरक्षण के। और उसी समय में एट्रोसिटी एक्ट का भी 89 में आई। तो ये जो खिलाफ उन्होंने बात की, और तब ये जो बाबा साहब की चेतनाओं से जागृत वर्ग था, जिसको हम लोग आम्बेडकरवादी वर्ग कहते हैं, उसने कहा, उस समर्थन में खड़ा हो गया, मराठाओं से लेते, ओबीसी से लेते, सभी से, कि हर जाति वर्ग के लोक संख्या के आधार पर उसको उनका हक मिलना चाहिए। समर्थन में आ गया, सड़कों पर आ गया और वो बात रखने लगा। जबकि तब मराठा वर्ग ने कहा कि हम लोग को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग हमें क्या भिखारी समझ रहे हो, ये क्या, जो मोर्चा आंदोलन तब उन्होंने किया था, बाबा साहब के समय में भी तब किया गया था। तो अब जाके ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई कि एट्रोसिटी एक्ट कोपरडी के मसलों को लेते हुए, जबकि कोपरडी का मसला ये जातिगत सोच को मद्देनजर रखते हुए कोई बलात्कार या हत्या नहीं है, ये वहशीपन है जिसके खिलाफत सबसे पहले आम्बेडकरवादी लोगों ने ही की है। उन्हीं कार्यकर्ताओं ने, उन कार्यकर्ता को जिसको कहा जाता है कि उसमें एक दलित भी है, तो उनको पहले पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। पहला आंदोलन करने वाले हमारे आरपीआई समाज के लोग वो भी आगे थे, जिन्होंने इन सब बातों को पहले उछाला है। बावजूद इसके ये मसले को आगे उठाते हुए एक जो रणनीति तय की गई थी, जो कुछ महीनों से, कुछ सालों से ये प्लान हो रहा था कि कोई बात को ऐसा लिया जाए जिससे ये मसला एक पहचान लेके एक वर्ग सामने आए। तो फिर एक राजनीति तय हुई यहाँ पर, और जो आंदोलन पूरे देश में, जैसे पंजाब में चल रहा था, वहाँ के जो लोग अभी तक बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े नहीं थे, वो दलित समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक के लोग और सिख समुदाय के लोग, जिन्होंने जो दलित थे और बाद में सिख समुदाय में गए, लेकिन वहाँ पर भी दलित सिख हो गए, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ खड़ा किया, जो अभी 4 महीने होते आ रहे हैं, वो चल रहा है। उसके बाद में तुरंत ऊना का 3 महीने से आंदोलन चलते रहा। ऊना में भी वहाँ के जो दलित वर्ग थे, जो अभी तक बाबा साहब के आंदोलन से उतने ढंग से जुड़े नहीं थे, वो एक दलित के तौर पर काम कर रहे थे। वो भी जब अपनी चेतना से, लेकिन इन आंदोलनों का चेहरा एक ही रहा है, वो जबकि बाबा साहब को उस आंदोलन से उतने ढंग से जुड़े नहीं थे, लेकिन उस आंदोलन का चरित्र ये रहा है कि उस आंदोलन में सिर्फ बाबा साहब की फोटो रही है, नीले ध्वज रहे, धम्म ध्वज रहे, 5 कलर फ्लैग्स, ये रहा है। और उन्होंने बाबा साहब को चेहरा बनाते हुए वो आंदोलन को आगे बढ़ाया, जो आज भी गुजरात में भी चल रहा है। और उसके बाद में, तुरंत बाद में, ये चलते चलते फिर एक पहचान, मराठा पहचान करके हम लोग आगे आ सकते हैं। तो ये एक मसला मिल गया कोपरडी का,
जो कि जातिगत अंतर्गत का ध्यान में रखते हुए एट्रोसिटी में क्या वो बात है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जितना आंदोलन जो अम्बेडकराइट सेगमेंट में चल रहा है या फिर बाबा साहब के नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो आंदोलन चल रहा है, ये उसका रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में रहें, और वो सत्ता में तब तक रह सकते हैं जब किसी को बांटा हुआ रख सकते हैं। तो जैसा महाराष्ट्र के मतलब धरातल अपनी पर व्यक्तिगत अस्मिता की पहचान, व्यक्तिगत, यहाँ एक अगर दलित समुदाय का कोई आदमी, कोई वर्ग, विशिष्ट वर्ग बाबा साहब की पहचान को लेते हुए आगे आता है और उसका एक विकास दिखता है जी, ये चंद सालों में, 50-60 सालों में अगर इतना बड़ा एक परिवर्तन दिखता है, तो इस परिवर्तन को कहीं भी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चेतना को आगे लेते हुए अन्य जो दलित वर्ग है वो भी जुड़ना चाह रहा है, फिर अन्य जो मागास वर्गीय वर्ग है वो भी जुड़ना चाह रहा है। तो उसकी कहीं ये पहचान ना हो जाए और वो कहीं जो एक समतावादी विचार को लेते हुए सब लोग एक पहचान लेके अगर आगे आ जाते हैं, तो विषमतावादी विचार को जो लोग आगे रखते हुए अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं, उनको कहीं तो भी खतरा महसूस होता है, और इस खतरे से वो भली भांति वाकिफ है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो सारा का सारा मराठा वर्ग जो खुद को मराठा कहता है, असल में कुणबी है, ये सारा का सारा ओबीसी वर्ग जिसको मैं कहूँगा, ये सारा का सारा ओबीसी वर्ग पहले पूर्वाश्रम में ये सारा का सारा बुद्धिस्ट था, बौद्ध था, तो इनको इनके घर में वापस ना आने दिया जाए। वो सारा का सारा इस देश का आदिवासी वर्ग, वो सारा का सारा पूरा अनुसूचित जाति का अन्य वर्ग जो महार कम्युनिटी जो आगे चल के बौद्ध, ये सारा वर्ग पूर्वाश्रमी में बौद्ध था। तो ये सारा इन लोग को अपने घर में सही दिशा में वापसी ना हो जाए, और इस देश में सही हकीकत में जो सम्राट अशोक ने धम्म राज्य की स्थापना की थी, वो धम्म राज्य की स्थापना जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, जो सही मायने में लोकतंत्र है, इसकी कहीं प्रतिस्थापना ना हो जाए। इसलिए सारा का सारा इस देश का विषमतावादी वर्ग बौखला गया है, और बौखलाहट में ये सब ऐसे मामले वो लोग सामने ला रहे हैं जो कि पता है, चाहे ऊना का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, या चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, जो भी डिमांड जो भी मांगे वो लोग कर रहे हैं, वो कितनी बेबुनियाद है, कितना बड़ा गुब्बारा है। मैं थोड़ा सा एडवोकेट साहब को जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे कि जीवने साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे जो मसले हैं, इन मसले में एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है, और इस राजनीति का इसे हम राजनीतिक गतिविधि कहें। लेकिन मैं जैसा जीवने साहब की बात से एक बात समझने का प्रयास किया कि वो ये भी कह रहे हैं कि इस एक्ट का विरोध करना ये एक दूसरी बात है, मतलब ये उसका नाम है, लेकिन ये इसका अंडरकरंट कहीं और जाता है। आपको क्या लगता है कि ये इस कानून का क्या दुरुपयोग हुआ है वास्तव में? मतलब जो कारण बताया जा रहा है कि इसको रद्द किया जाए एट्रोसिटी एक्ट को, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे, क्यों, और खैरलान जी के केस को आपने देखा है। नहीं, खैरलान जी केस को तो मैंने देखा है, उसके साथ साथ में अपने चरित्र, समाज के चरित्र को समझने का भी प्रयास किया जी। और एक बड़ी गंभीर बात इसमें मुझे व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी पता चली, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर पाया, लेकिन ग्रामीण इलाके में, गांव खड़े में रहने वाले मेरे जो बंधु हैं, मेरे जो अनुयायी, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया जी। और जिस विकास की हम बात करते हैं, शहर में दिखने वाले कुछ हज़ारों बंगले, फ्लैट या हज़ारों गाड़ियाँ जो दिशा पर आपको खड़ी दिखेंगी, ये अगर हमारे समाज के विकास का अगर पैमाना होगा तो मुझे नहीं लगता कि अपन अपने विकास की परिभाषा को थोड़ी गलत ढंग से ले रहे हैं। और एक बात मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहूँगा जी कि राजनीति जो चीज़ है, ये राजनीति शब्द तो संविधान में है, राजनीति तो करनी पड़ेगी आपको, आप राजकारण से अलग नहीं रह सकते। लेकिन कोपर्डिका और एट्रोसिटी एक्ट का कहाँ तक संबंध है? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लड़की तो कोई अस्पृश्य समाज की थी नहीं, लड़की तो कोई आदिवासी समाज की थी नहीं। नहीं, लेकिन उसके मंशा को अभी जीवने साहब ने वो जो चर्चा इसमें आगे जाना चाहता हूँ जी, जी, बलात्कार का जो मानसिकता है, क्या आपने नहीं, लेकिन वो कोई समर्थनीय घटना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम तो कहते हैं समर्थनीय घटना है ही नहीं, तो इस घटना की मानसिकता को, बलात्कार जैसी मानसिकता को बढ़ावा कौन दे रहा है? नहीं, लेकिन उसको रोकने के लिए देश में कानून है कि नहीं? कानून तो रहता है, कानून उसमें दंड का प्रावधान है। बिल्कुल, कानून कब तक रहता है, लेकिन नहीं, लेकिन इसके बहाने जो एट्रोसिटी एक्ट पर अटैक हो रहा है, ये इसको आप कैसा समझ रहे हैं? वही तो, इस पहले जो मराठाओं के मोर्चे निकले,
एक सरकार ने निर्णय ले लिया था कि आरोपी पकड़ चुके हैं, उनके ऊपर में चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल की जाए, और सरकार ने उज्जवल निकम जैसे विद्वान वकील को इस केस में लगाया। वो विद्वान वकील खरलान जी में भी थे। उस खरलान जी में एट्रोसिटी की जो कलम लगी थी, क्या वो न्यायालय में प्रूव हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अगर आप एट्रोसिटी एक्ट की किताब उठा कर देखोगे तो सीधा सीधा पता चलता है कि इसमें तो एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। जो उस महिलाओं के साथ में हुआ है वो काफ़ी है, गांव में उनके साथ में जो व्यवहार हो वो काफ़ी है। तो रही बात ये इस एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग की, जिसका सदुपयोग ही नहीं हुआ तो उसको दुरुपयोग की तो बात ही नहीं कर सकते। मतलब जिसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं, उसका दुरुपयोग कैसे? मैं खरलान जी घटना बता रहा हूँ ना, जब खरलान जी जैसी पूरी दुनिया के ऊपर में जिसकी भर्त्सना हुई इस देश की, अपने वाले भारत देश की, तो इसमें खरलान जी में अगर एट्रोसिटी एक्ट प्रूव नहीं होती है तो बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए। मैं तो सदुपयोग की बात कर रहा, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा, वही नहीं हो रहा था, दुरुपयोग कहाँ से हो रहा भाई? और एट्रोसिटी एक्ट में जितने अपराध दाखिल होते पूरे भारत में और जो कोर्ट में जाते हैं, तो एक्विटल का रेशियो कितना है आप देखिए, कितने लोगों की सजा होती है और सजा है कितनी एट्रोसिटी में भाई? अगर उसके साथ में एट्रोसिटी कोई दलित आदमी के साथ में, आदिवासी के साथ में अत्याचार होता है, अगर उसका मर्डर होता है 307 लगेगा, 302 लगेगा, अगर बलात्कार रहता है 376 लगेगा। खैर लांजी के केस में क्या एट्रोसिटी दाखिल की गई है? बिल्कुल, चार्जशीट पढ़िए आप, FIR पढ़िए आप, एट्रोसिटी एक्ट लगाया उसमें, कोर्ट ने मान्य नहीं किया, 354 विनय भंग तक नहीं किया उसने। इसे कोर्ट ने न मानने का क्या वजह है? वैसा प्रोसिक्यूशन वैसे एविडेंस लेके नहीं आई। एडवोकेट शंभरकर साहब, मैं आपको जोड़ रहा हूं। जैसा कि एडवोकेट पाटिल साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो उस कानून को लागू करने के बाद उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका दुरुपयोग कैसे होगा? लेकिन मैं दूसरी तरह से इस बात को समझना चाह रहा हूँ। आपके पास तो एक बड़ा अनुभव है इन सब कामों का। आपने कहा भी था कि भाई ये तो न्याय की प्रक्रिया में शामिल हुए लेकिन इसमें न्याय मिला नहीं, खैरलान जी का अनुभव है, लेकिन इसके साथ राजनीति भी जुड़ती है। आपको क्या लगता है, आप तो एक सोशल वर्कर के रूप में भी काम करते रहे, राजनीति से कितना प्रभावित देखते हैं इन सारी घटनाओं को? और फिर अभी इस समय जो ये नए सिरे से एट्रोसिटी एक्ट पर बहस चल रही है। देखिए, राजनीति से तो ये सारी चीज़ें प्रभावित है ही, क्योंकि भारत देश में आप देखोगे कि जो प्रस्तावित समाज है, यही समाज शुरुआत से 1947 से 1950 से कहिए कि राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखा है इस समाज ने। और यह वही तबका है जो इन अनुसूचित जाति जनजातियों को अपना गुलाम समझते आया सदियों से। उनको अपने घर के नौकर या जिसको कहते बंधुआ मजदूर जैसे बना के रखा है। समाज में भी उनको वैसी कोई मान्यता या उनको कोई ऐसी प्रतिष्ठा या सम्मान था ही नहीं। तो ये इनकी इंसानियत को ही नकारने वाला यह तबका है जो सत्ता में बैठा है, जो प्रशासन में बैठा है। तो ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि भाई कल तक जो हमारे एड़ी के नीचे जो थे वो हमसे आंख मिला के बात करे। नहीं, लेकिन इस कानून के परिप्रेक्ष्य में आप कैसा देखते हैं? कानून के परिप्रेक्ष्य में भी ये है, कानून तो बना क्योंकि उस समय कानून बनाने वालों की नीयत बड़ी अच्छी थी, साफ थी, लेकिन ये बदलते रहते हैं। कानून सत्ता में आने वाले लोग बदलते रहते हैं, प्रशासन के लोग जो रहते हैं वो बदलते रहते हैं। तो इस बाद में आने वालों की और प्रशासन के लोगों की ये कतई नीयत नहीं थी कि कानून तो है लेकिन इन्हें न्याय मिले। इसलिए हम देखेंगे कि एट्रोसिटी के जो भी कुछ गुनाह होते हैं उससे आधे से ज़्यादा तो पुलिस में दाखिल ही नहीं होते। क्या वजह रहती होगी इसकी? वजह ये है कि जो तबका होता है जिस पर अन्याय होता है वो समाज में उतनी साख नहीं रखता अपनी, और जो उनको दबाने वाले जो लोग होते हैं और ख़ास करके अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, अपने उपजीविका के लिए या अपने आर्थिक सारे साधन के लिए इन्हीं लोगों पर डिपेंड रहते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से, फिर पुलिस में जाओ तो पुलिस का जो अधिकारी है वो भी कोई उच्च जाति से आया हुआ होता है। मतलब ये जाति व्यवस्था इसको जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है इस देश में कि एट्रोसिटी के जैसे और कई 100 एक्ट भी बने, तो जब तक ये अमल में लाने वालों की नीयत साफ न होगी, मैंने नज़दीक से देखा है। जो बाबा साहब कहते हैं, जसापुर विखनी का हत्याकांड हमने नज़दीक से देखा है। उस समय जो इस नागपुर जिले के पालक मंत्री थे
भगवंतराव जी गायकवाड़ जो आज हयात में नहीं है, मैं साफ तौर से खुले तौर से कहूँगा कि उस भगवंतराव गायकवाड़ जो पालक मंत्री नागपुर जिले के थे, उस जसापुर विकनी हत्याकांड के जो भी गुनाहगार थे, उनको बहुत ही खुली तरह से उन्होंने बचाया। और हमारे हाथ में ना कोई साधन होता है, ना माध्यम होता है, ना कुछ होता है, तो हमें वो तो अपमान का जो घूंट है वो जहर के घूंट के मुताबिक समझ के उसको पी के चुपचाप रहना पड़ता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी तो आप इन सारी घटनाओं से जुड़े रहे। ऑर्गेनाइजेशन का तो काम वही खत्म होता है जब एक आंदोलन करो आप और न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के लिए आंदोलन करो, और जब पुलिस में दाखिल हो जाए कोई गुनाह तो आंदोलन का काम खत्म हो जाता है। कोर्ट में जाके तो आप मतलब जज फिर को वो तो बोल नहीं सकते। न्याय और कानून की प्रक्रिया में न्याय की प्रक्रिया में आता है, और फिर न्याय की प्रक्रिया संवैधानिक होती है। अगर हम न्याय की प्रक्रिया में जाके कुछ हस्तक्षेप करें तो लोग हमें ही संविधान के खिलाफ है बोल देंगे। तो ये सारी बातें होती है। इसलिए आंदोलन में रहने के बाद भी जब कोई चीज़ न्यायालयीन प्रक्रिया में शामिल हो जाती है तो हमारा जो हस्तक्षेप है, जैसा कि पाटिल साहब ने कहा कि उन्हें मालूम है कि भाई निकम साहब यह नहीं कर रहे, लेकिन वो कोर्ट में खुलकर नहीं बोल सकते जो आज बोल रहे हैं। तो वो एक दायरा होता है, एक मर्यादा होती है। इसलिए कानून तो है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसलिए एक बात मैं कहूँगा कि अगर ये अत्याचार प्रतिबंधक कानून का इस्तेमाल होता तो 1989 के पहले इस देश में जो भी अन्याय अत्याचार हुए उनकी संख्या घटती बढ़ती नहीं। जब हम देखेंगे 2016 तक या 2015 तक, आज भी हर आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, सरकारी आंकड़ा, नेशनल क्राइम ब्यूरो है, सामाजिक न्याय विभाग है, हर जगह आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। ये बताते हैं कि 1989 के बाद में एट्रोसिटी का कानून बनने के बाद में भी जब ये अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और कानून में कोई अपराध दाखिल होने के बाद में भी न्यायालय से वो सजा होने वाली जो प्रकरण है वो बहुत ही कम है, तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है, कोई इतना बेईमानी कैसे हो सकता है कि कहे कि एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो दोनों एडवोकेट्स की बात से जीवने साहब मैं समझ रहा हूँ कि ये तो न्याय की प्रक्रिया से जुड़े रहे। ये जो दोनों एडवोकेट्स की बात से जीवने साहब मैं समझ रहा हूँ कि ये तो न्याय की प्रक्रिया से जुड़े रहे और आपका काम ये बिल्कुल ज़मीनी तौर पर इन सारी घटनाओं के फैक्ट फाइंडिंग से जुड़ा रहा। इन दोनों की बात से ये बात समझ में आ रही है कि इस कानून का कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता है, या फिर कोई एफआईआर के लिए जाए या फिर कोई इस पर कोई कंप्लेंट लिखना चाहे तो उसको भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आपके अनुभव में क्या चीज़ रही कि इतने ऑर्गेनाइजेशंस, इतने कार्यकर्ता और इन सारी घटनाओं के साथ इतने सारे लोग जुड़े रहने के बावजूद, इतना सारा लीगल सपोर्ट होने के बावजूद ये न्याय की प्रक्रिया में ये घटनाएं शामिल न होना, क्या वजह मानते हैं आप? तकनीकी वजह जी, पहली तकनीकी वजह यह है कि जब ये कानून बना, जैसे क्या कानून अपने आप में कुछ कमज़ोर है? नहीं, कानून देखो, कानून जो भी होता है, जैसा एट्रोसिटी का भी कानून बना या जो भी कानून बने, वो कोई आनंद फानंद में बना दिया ऐसी बात नहीं होती। उस पर बहुत मंथन होता है, सभी वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत सोच विचार के बाद में, बहुत बहस के बाद में, काफ़ी जद्दोजहद के बाद में कानून बनता है, जैसा कि एट्रोसिटी एक्ट भी बना। जी, उसको कोई ऐसा बना दिया गया ऐसा नहीं है। फिर ऐसे कानून के लिए उसका कानून कितना, जैसे बाबा साहब ने कहा, कानून कितना भी अच्छा हो लेकिन उसको अमल में लाने वाले लोगों की नियति अगर साफ नहीं रही तो वो कानून कितना भी अच्छा रहो, वो कानून की धज्जियाँ उड़ जानी है। और कानून शायद कितना कमज़ोर भी रहा हो लेकिन उसको अमल में लाने वाले लोग एक नीतिमान हो गए तो वो कानून बहुत अच्छा भी कानून साबित हो सकता है। तो खामी यहाँ है। और तकनीकी बात ऐसी है कि जब ये कानून बना तो ये चेतना नहीं थी कार्यकर्ताओं में, और आज भी कहाँ है। आप देखिए कि जैसा अभी एडवोकेट पाटिल साहब ने कहा कि खैरलाल जी के केस में जो पहला एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें एट्रोसिटी लगी नहीं है, पहला एफआईआर मैं बोल रहा हूँ। अब चूंकि भूतमांगे इस बात को जानता नहीं है, अब देखो कानून ने ये जिम्मेदारी किस पर दी है, एट्रोसिटी एक्ट लागू करने के लिए आपको जो इसकी तहकीकात करेगा वो डीएसपी डीवाईएसपी लेवल का अधिकारी होना चाहिए, ये पहली मांग है उसकी। तो मतलब रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। बिल्कुल नहीं, कानून में लिखा हुआ है। कानून में लिखा है, ये कानून में लिखा है कि वो कोई भी जो वहाँ का लोकल पुलिस है वो उसकी तहकीकात नहीं करेगा, वो
वह एसपी रैंक का अधिकारी उसकी तहकीकात करेगा, वो जाके उसका एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन ये नहीं होता है। फॉरेंसिक वालों ने वहाँ तुरंत आना चाहिए और उन्होंने वहाँ का सब जितना भी है वो ले लेना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। और कोई तो भी लोकल आदमी, क्योंकि आपको पता है कि कानून बोल रहा है कि अगर वो दलित समाज का आदमी है जिस पर यह अन्याय हुआ है और करने वाला जो आरोपी है वो गैर दलित है, तो वो कानून आपको लगा देना है। ये जबकि साफ तौर पर कहा गया है, लेकिन उसको भले ही पता हो या ना पता हो, अभी जो 2016 में 15 में 16 में जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2015 का, हाँ, तो उसके वो देखो उसमें एक बहुत बड़ी बात है, मैं बताता हूँ उसको, लेकिन पहले हम इस बात को समझ लें कि वो जो पुलिस अधिकारी है उसने उस बात की तहकीकात करनी चाहिए और उसकी एक प्रोसेस है उस ढंग से करनी चाहिए। वो होती नहीं है तो स्टैंड कैसे होगा? आपके पहला एफआईआर पकड़ा जाता है जो मेन एविडेंस है, उसमें खामी छोड़ दी गई है, तो आप कैसे एट्रोसिटीज की मांग करने वाले हो? कितना जो कार्यकर्ता किसी भी गांव में कोई घटना होती है वो जाता है वो लेके, उसको ही पता नहीं कि एट्रोसिटी एक्ट कैसे लगाया जाए, तो लगाएगा कैसे? तो इसका मतलब है ये जो जानकारी है, ये जो जनजागरण है, ये दलित कार्यकर्ताओं में भी होना चाहिए, दलितों में भी होना चाहिए, और उसी समय में जो ओबीसी वर्ग है, जो तथाकथित मराठा वर्ग है, जो अन्य वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, उन सभी में भी इस कानून के बारे में जनजागरण होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत अनभिज्ञ है, उनको भी पता ही नहीं है। अब रहा सवाल अमेंडमेंट का, तो ये भी बहुत जद्दोजहद के बाद में, काफ़ी चर्चा विमर्श के बाद में, क्योंकि इतने घिनौने अन्य अत्याचार हो गए, इतने घिनौने, इतने बर्बरतापूर्ण पूरे देश में हुए हैं। एक तो आपको जयपुर का भौरी देवी का केस पता है, तो वो तो जज ने कह दिया है कि ये तो सवर्ण लोग अछूत के महिला पर बलात्कार ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो छूते ही नहीं है। अरे अगर न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था वो काम कर रही है, जो दर्जी नहीं होनी दी थी वो अपना बचाव तंत्र के इस्तेमाल में है कि कौन फंसेगा, क्योंकि उसको भी जानकारी नहीं है। छोटे जो पुलिस वर्ग है उनको तो एट्रोसिटी एक्ट और बाकी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो कहाँ एट्रोसिटी एक्ट को वहाँ रखेंगे। और जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो भी इस ढंग से निर्णय दे रही है। आप तमाम जिस देश में एट्रोसिटी को लेते हुए जितने भी निर्णय हुए आप उनकी तरफ गौर डालिए, आपको पता चलेगा कि न्याय व्यवस्था किस ढंग से काम कर रही है। तो अगर जो जिम्मेदारी संविधान ने पुलिस प्रशासन पर दी है, न्याय व्यवस्था पर दी है, अगर यही अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं तो एट्रोसिटी एक्ट का इस्तेमाल कैसे होगा? फिर गैर इस्तेमाल हो रहा है, ये ऊपर से अगर व्यवस्था की तरफ से ही उछाला जाता है और किसी वर्ग के मुंह से ये बात दोहराई जाती है, तो भाई अभी दोनों वकील साहब ने बताया है कि इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जो इस्तेमाल हुआ गैर इस्तेमाल हुआ है, और गैर इस्तेमाल करने वाले कोई भी दलित वर्ग का आप एक केस बता दें, अगर किसी दलित वर्ग के आदमी को, पीड़ित आदमी को आगे करके कोई पॉलिटिकल आदमी जो मराठा वर्ग का है वो अपने ही मराठा आदमी का कांटा निकालना चाहता है, उसका बदला लेना चाहता है, या अपनी राजनीति के लिए उसको लंबा कर देना चाहता है और अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए किसी दलित जो बेचारा उनके घर में नौकर है, उनके खेती खलिहानों में घर में मजदूर, और बहुत जगह में, बहुत गाँवों में आज भी बंधुआ मजदूर जैसा काम कर रहा है, उसको उसकी बात सुननी पड़ती है। वो इतना अल्पसंख्यक है गाँव में, इतना शोषित है गाँव में, तो वो उस बात को मान लेता है। और फिर बाद में वो केस, फिर बाद में जब कोर्ट में जाती है तो फिर यही कहते हैं। अभी एक चैनल पर वकीलों की, मराठा वर्ग के वकीलों की एक ऐसी चर्चा हुई और उसमें वो सब एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में बात कर रहे थे, ये किस चैनल पर हुआ है, मराठी चैनल पर। तो वो कह रहे थे कि फिर सब केस फर्जी हो जाती, बाद में वो टिकती नहीं है, और इसलिए ये कानून गलत है, इसलिए वो मिसयूज हो रहा है। लेकिन मिसयूज करने वाला जो आदमी है, दुरुपयोग करने वाला जो वर्ग है, वो सवर्णीय वर्ग है, वो सिर्फ हथियार के तौर पर वो दलित को इस्तेमाल कर रहा है, जो जिसकी इसको जानकारी नहीं है, वो एट्रोसिटी एक्ट वैक्ट क्या होता है उसको कोई भी मालूमात नहीं है। लेकिन जिस सत्ताधारी वर्ग को ये पता है, सवर्ण वर्ग को, वो उसका आधार लेते हुए उसका दुरुपयोग करा रहा है, और बाद में वो ये हो जाता है कि वो भ्रष्ट हो गया है, ऐसा बोलते हैं, और वो केस टिकती नहीं है। मतलब ये उसके एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के विरोध का एक राजनीतिक तरीका है जो सवर्णों की तरफ से, किसी भी दलित वर्ग की तरफ से हुआ है, ऐसा देश में आप एक भी घटना नहीं बता सकते। अब ये मसला अभी क्यों ऐसा इस ढंग से उठा है जी, जबकि संशोधन हो गया है 15-16 में आया है सामने, तो उसमें एक बात है जो शोषण की बात शिमरकर साहब ने कर रखी है दलितों के।
उस संशोधन में एक बात आई है कि अगर दलितों की किसी भी ज़मीन को, वो 1 एकड़ हो, वो कितना भी अल्पभूधारक हो, अगर उसकी ज़मीन को अगर गैर कानूनी ढंग से, दबाव तंत्र से, लालच से, जिस भी ढंग से उसको अख्तियार की गई होगी, वो सब वापस करनी पड़ेगी। वो भी एट्रोसिटी में आता है, वो भी उसका भी गुनाह हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक बात इस संशोधन में आई है। हुआ यही है, पूरे गाँव में आप जहाँ पर पूरे देश में देखोगे, पूरे बिहार में, पूरे हरियाणा में, जो दलितों के पास में छोटी छोटी जगह थी, वो पूरी जगह हथिया ली गई है। और वही उनके जो मालिक थे वहाँ के दलित लोग, वो उसी खेत में मजदूरी कर रहे, बल्कि बंधुआ मजदूर जैसे काम कर रहे, जबकि खेत की मिल्कियत उनकी थी। ये देश में चित्र हो गया। तो जिस महाराष्ट्र में, जिस मराठाओं के हाथ में ये पूरी दलितों की जमीनें जा चुकी है, जो यहाँ के अभी तक इस महाराष्ट्र में पूरे सत्ता में रहे, जो 47 के बाद में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में आज तक लेते हुए वो अभी तक सत्ता में रहे हैं, उनके पास में इस देश की सारी शिक्षण व्यवस्था रही है, बावजूद इसके ओबीसीओ को पढ़ाई नहीं करने को मिल रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कोई दलित वर्ग के लोग नहीं है। बाद में नौकरी में यहाँ के सब कल कारखाने, साखर कारखाने, सहकार क्षेत्र के कारखाने, ये सब मराठाओं के हाथ में रहे हैं। अब उसके लिए शोषक कौन है मुख्य? जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शोषित रह गए, जिनके लिए दलित जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही शोषित है। तो ये जो तथाकथित मराठा बोल रहे हैं खुद को, जो अभी तक सत्ता में रहे, जिनके हाथ में सारा पावर्स रहा है, वही तो खैर सही मायने में शोषक है। फिर उनके पास में ये दलितों की जो जमीनें हैं, इतने सालों से आज़ाद हो गया देश, तब से, उसके पहले से भी, तो वो ज़मीनें अगर अभी उन्होंने हथिया लिया है, तो वो ज़मीनें अगर वापस करनी पड़ी और इन लोग को जेल में जाना एक पड़ा। जरा एडवोकेट साहब को जोड़ता हूँ। जैसा जिब्री साहब कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें जो हथिया ली गई है, जो अनुसूचित जाति जनजाति व अनुसूचित जाति वर्ग से जो आती है, क्या लगता है आपको कितनी संवैधानिक प्रक्रिया में क्या आता है कि ये ज़मीनें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को वापस की जाए? क्या ये भी एक संभावित खतरा ये महसूस किया जा रहा है जिसके कारण इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया? इस देश की वर्ण व्यवस्था में हम तो वर्ण बाह्य लोग थे, शूद्र, कम से कम मराठाओं को शूद्र कहा जाए, हम तो अति शूद्र थे, हम तो वर्ण बाह्य लोग थे, हमारे पास में तो कोई भी संपत्ति नहीं थी। तो अगर बाबा साहब ने जमीन के वितरण की बात कही थी, और आरपीआई के नेताओं का एक बड़ा इस देश में योगदान है, ऐसा आंदोलन भारत में कभी नहीं हुआ। जो 1964 की बात है, दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में, उधर संघप्रिय गौतम बुद्ध, यानी ऐसा कहा जाता है कि जेल में बच्चे पैदा किए, यानी ये नौबत आ गई थी इस देश के। तो ये तो जमीन मांगने का ही आंदोलन था। तब जब दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था और कुछ अस्पृश्यों को जमीन का वितरण किया गया तत्कालीन सरकार ने, और उसके बाद में जो आंदोलन जिस गति से चलना चाहिए था, वो आंदोलन उस गति से नहीं चला। रही बात जमीन की वितरण की, तो निश्चित तौर पर जमीनें उनको तो वापस मिलनी चाहिए। और एट्रोसिटी एक्ट में, पुराने ही एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने हथियाई है, तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए और वो वापस की जाए। वो तो पहले ही कानून में प्रावधान है, पहले से ही है। तो ये तो कोई एडवोकेट शंबरकर साहब, कितनी संभावना मानते हैं कि जो ज़मीनें गई है वो ज़मीनें आएगी इनके पास, अगर इस एक्ट को बहुत कड़ाई से लागू कर दिया जाए, इसका पालन किया जाए? अगर इस देश में जो प्रस्तावित समाज है और कानून व्यवस्था है, अगर ये बहुत ही ईमानदार लोग हैं, नीतिमत्ता वाले लोग हैं, तो फिर एट्रोसिटी एक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो ज़मीनें ऐसे वापस कर देनी चाहिए उन्होंने। लेकिन अगर एट्रोसिटी एक्ट नहीं भी होता है तो इंडियन पिनल कोड में भी ऐसे कई प्रावधान है कि उन्होंने ज़मीन वापस करनी चाहिए। और जबकि एट्रोसिटी एक्ट है तो फिर उन्होंने तो वापस करनी ही चाहिए। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा जी, कि जूने साहब ने जो कही, तांत्रिक बात जो कही कि पुलिस के समय जब रपट लिखते समय या कुछ उसका उल्लेख नहीं होता एट्रोसिटी का वगैरह, जी जी, तो कानून में और एक प्रावधान है कि जब कोई भी केस या कोई भी मामला ऐसा कोर्ट के सामने आता है तो जज लोग जो है वो सारी चीज़ें पढ़ लेते, बारीकी से पढ़ लेते। और अगर जज को यह लगता है कि इस मामले में कुछ कमी रह गई, कि इस तरीके से ये होना चाहिए था, ये जो धारा है ये लगनी चाहिए थी,
लेकिन या तो समझो कि पुलिस की गलती से नहीं लगी, या किसी ने बताने में समझो उसके लफ्ज़ों का हेर फेर हुआ, वो नहीं हुआ। तो यह अधिकार जज को है कि वो उसका आरोप निश्चित करते समय एक आदेश दे और ये करे कि नहीं, ये धारा इसमें लगेगी। लेकिन इस देश का चरित्र ऐसा है कि जो लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ के दबे कुचले लोगों को कुछ न्याय मिले, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो इसलिए ये मुद्दा बहस में आया है। अगर बाबा साहब को हम लोग को सही मायने में फॉलो करना है तो हमारी शहरी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम गांव खेड़े में अपने भाइयों के पास जाए, उनकी तकलीफें देखें और उनको कुछ तो भी करे हर लेवल पे। सरकार नहीं करती है, ठीक है ना करे, लेकिन हम कुछ तो मदद करेंगे। जी 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 मैं आप ही की बात को जोड़ते हुए अंतिम बिल्कुल हम लोग अंतिम स्थिति में आ गए हैं इस पूरे चर्चा की। अंतिम टिप्पणी जिमले साहब मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। दोनों एडवोकेट्स का, इनका फील्ड का अनुभव है, इनका कोर्ट का अनुभव है, और कोर्ट के अनुभव में भी ये देखते हैं कि न्याय की प्रक्रिया में चीज़ें कैसे रुकती हैं। दो चीज़ें ये दोनों एडवोकेट्स की बात से आती है कि वे लोग जो प्रतिक्रिया में जाते हैं, वो लोग तो इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनका राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा है, लेकिन उसको रोकने की स्थिति में या फिर उसको प्रिवेंट करने की स्थिति में या फिर उसका संरक्षण करने की स्थिति में ये लोग भी, मतलब जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, ये लोग भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अनुभव में ऐसी वो क्या बात रही कि इस कानून को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब वो अपने आप में तो सशक्त है, लेकिन अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर उसको सशक्त होना चाहिए, तो आपके अनुभव में क्या चीज़ जाती है जो अंतिम टिप्पणी के रूप में लेना चाह रहा हूँ मैं फिर कहूँगा जो बात मैं कह चुका इसके पहले भी, जी जी, कि इस मामले में पूरे देशवासियों के सामने सही जागरण हो, इस कानून को मद्देनज़र रखते हुए कि हकीकत में ये कानून क्या है और इसका वर्णन करना, इसको इस्तेमाल में लाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। इसलिए हर नागरिक उस कानून से पूरी तरह उसकी जो भी, अगर आपको लगता है कोई खामी भी है तो भी आप उसको समझ ले, तभी तो खामियां पता चलेगी। बगैर समझे आप जो भी बताया जा रहा है उसके धरातल पर अगर कोई अनुमान लगा रहे हो तो गलत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो जागरण की चेतना है, ये देश के सारे वर्गों के, सारे आदमियों के, हर नागरिक को इसकी जानकारी होना चाहिए, उसका जागरण होना चाहिए। वो कानूनी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो कैसा सब नागरिकों के जागरण होगा, और उनके दिमाग में जो इस कानून के खिलाफ में जहर भर दिया गया है, जो अज्ञानता है इस कानून के बारे में, वो अज्ञानता दूर हो। जब ये अज्ञानता दूर हो जाएगी तो फिर उनको लगेगा, हर इस देश के सवर्णों को भी लगेगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब किसी भी दलित शोषितों पर, अनुसूचित जाति जनजातियों पर अत्याचार करना ये अमानवीयता है, उनको भी मुख्य प्रवाह में लाना ही चाहिए, उनको भी समता से और नैसर्गिक जीवन जीने का अधिकार है मानव करके। तो जब इस बात को वो समझ लेंगे तो अपने आप एट्रोसिटी कानून की कोई ज़रूरत इस देश में नहीं रहेगी, और वो कानून को उन लोग समझ गए हैं, ऐसा मैं समझूंगा। तो सीधी सीधी साफ तौर पर बात ये है, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हर एक व्यक्ति का जागरण होना चाहिए, जीवन का अधिकार, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। जो प्रावधान भारत के संविधान में हुआ है कि भारत का संविधान यहाँ के हर एक व्यक्ति को, और जो हाशिए का समुदाय है, जो सदियों से अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित है, उसे भी उसके जीवन के हक और अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है, उसे उसके जीवन का अधिकार देता है। इस गारंटी को और मजबूत करने के लिए इस कानून का निर्माण हुआ, जिसका नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कानून। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है कि मतलब संविधान को ठीक तरीके से लागू किया जाए, संविधान की धाराओं को ठीक तरीके से समझा जाए। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई कि कानून बना, लागू ठीक से हुआ नहीं, लेकिन जातिगत समाज व्यवस्था ने, वर्णगत समाज व्यवस्था ने इस कानून की परिधि में बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां पैदा कर दी। कोपलडी के घटना के साथ ये जो बात हमारे देश में चर्चा में आई, ये बात एक शुद्ध राजनीति का हिस्सा है, और ये बात हमारे विद्वानों की इस चर्चा से निकल के आई। जिवले साहब, एडवोकेट पाटिल साहब, एडवोकेट शंभरकर साहब, आप हमारे साथ आए, इस चर्चा में हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज की आवाज़ में बस इतना ही। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।